11 जून 2018। चुंडावत परिवार का घर खचाखच भरा था। नाती पोतों में सबसे बड़ी प्रियंका की शादी होने वाली थी और पूरा परिवार तैयारी में लगा था। 17 जुलाई को सगाई के लिए आए मेहमानों की खातिरदारी की जा रही थी। एक ही दिन पहले परिवार मंदिर गया था और शाम को देर रात तक नाच गानों का कार्यक्रम चला था। 23 जून को आखिरी मेहमान भी चले गए थे। 23 जून से लेकर 30 जून 2018 तक क्या हुआ ये उस परिवार को ही अच्छे से पता था। 30 जून 2018 की रात को कुछ चुनिंदा अखबार जिन्होंने कुछ विटनेसेस का इंटरव्यू लिया था, उनके मुताबिक दो फैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए। पहला ये कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में प्लाईवुड और जनरल स्टोर को बंद किया गया था। दूसरा ये कि ललित ने अपनी बहन सुजाता को रात के 11 बजे नॉर्मली पूछ परख करने के लिए फ़ोन किया था। अब सीधा आते हैं 1 जुलाई की सुबह 5:56 पर। मीडिया में काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है। ऑलमोस्ट हर आर्टिकल की शुरुआत इसी से होती है। परिवार का वो जनरल स्टोर रोज़ सुबह 6 बजे खुलता था, लेकिन उस दिन नहीं खुला। एक अखबार के मुताबिक उस जनरल स्टोर पर 6 बजे के आसपास दूध की वैन आती थी, दूध की डिलीवरी करने। उस दिन 5:56 पर आई। वो वैन ड्राइवर बाहर खड़ा रहा, लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो काफी देर हॉर्न बजाता रहा। 6:03 पर उस ड्राइवर ने किसी को ना आता देख दूध और ब्रेड वगैरह के क्रेट्स दुकान के बाहर छोड़े और रिवर्स करते हुए निकल गया। पड़ोस में गुरचरण सिंह जी नाम के एक व्यक्ति रहते थे। काफी समय से चुंडावत परिवार के वेल विशर्स में से एक थे। वो जब उठकर थोड़ी देर बाद बाहर आए, उन्होंने देखा कि कुछ तो अजीब है। 7:14 पर उन्होंने मेन गेट खोला और अंदर घुसे। अंदर जो नज़ारा उन्होंने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोहे की जाली वाली छत से 10 लाशें झूल रही थी, अलग अलग दुपट्टों से। हर लाश की आंखें बंधी हुई थी, हाथ बंधे थे और उनका मुंह भी कवर्ड था। सबके कानों में रुई डली हुई थी। नीचे 5 स्टूल थे जिनका इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। एक दूसरे कमरे में नारायणी देवी जी की भी लाश थी। उनका देहांत कुछ अलग तरीके से हुआ था। गुरचरण जी कुछ 30 सेकंड में ही बाहर भागे और उन्होंने आसपास ये बताया। दूसरी ओर 7:30 बजे के आसपास पुलिस को पीसीआर कॉल आया। इंस्पेक्टर MP भारद्वाज, मनोज कुमार और ACP KC नेगी अपनी टीम के साथ उतर आए। एक काफी फेमस कोट है यहाँ पर जो एक अफसर राजीव तोमर ने कहा था मीडिया से। मेरे अब तक के 17 साल के कैरियर में मैंने इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा है और मुझे उम्मीद है मुझे कभी ऐसा वापस नहीं देखना पड़ेगा। मैं अपने सीनियर्स को बुलाने के लिए नीचे की ओर दौड़ने से पहले केवल 10-15 सेकंड के लिए रुका था। उस समय मैंने ये नहीं देखा कि किसके हाथ बंधे हैं और किसकी आंखें ढकी हैं। मैंने अभी बहुत सारे शवों को लटका हुआ देखा, ठीक एक पेड़ की शाखाओं की तरह। वैसे अगर आप में से किसी ने क्राइम सीन का वो वायरल वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ना ही देखें और ना सर्च करें। मुझे पता है कि मेरे ना देखने बोलने के कारण आप और ज्यादा कौतूहल हो जाएंगे, लेकिन वो तो आप ऐसे ही होने वाले हैं। उस वीडियो में खून वगैरह नहीं है, लेकिन होता यह है कि आप जब फांसी शब्द सुनते हैं तो आप मूवीज में जैसे फांसियां लगती हैं वो जहन में आता है, लेकिन असली फांसियां जैसा उस वीडियो में है, वो भी एक आम परिवार की, वो काफी दर्दनाक दृश्य है। खैर, जैसा इन केसेस में प्रोटोकॉल होता है, पुलिस ने पहले रॉबरी का एंगल इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। तलाशी ली तो एक ड्रॉर मिली जिसमें 8 मोबाइल फोन्स मिले जो टेप किए हुए थे और थोड़े छुपा कर रखे थे। अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए और सोने के गहने जेवरात को छुआ तक नहीं गया था। तो ये रॉबरी वाला एंगल तो थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था। साथ ही में पुलिस जब छत पर गई तो उन्हें वहां फैमिली पेट टॉमी भी बंधा हुआ मिला। उसकी हालत बहुत दयनीय थी। उसे हाई फीवर था और उसे तत्काल पास के एक फैमिली शेल्टर ले जाना पड़ा। वैसे इस घटना के कुछ दिन बाद ही टॉमी की भी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। पुलिस ने जो वृद्ध महिला थी अर्थात नारायणी देवी जी थी, उनका मर्डर का केस फाइल किया और फैमिली का सुसाइड केस फाइल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर मीडिया का सर्कस चालू हो गया। अनेक लोग अलग अलग थ्योरीज निकालने लगे। सबसे बड़ी थ्योरीज मुझे आज भी याद है आई थी 11 नंबर के बारे में। घर की हर चीज में, दरवाजे की रॉड में और अलमारियों में लोग 11 नंबर का फेर ढूंढने लगे
और सबसे फेमस जो मीडिया में फैक्ट उछला था वो घर से निकले 11 पाइप्स के बारे में था, अगर आपको याद हो तो। ये पाइप्स को मीडिया ने बहुत भुनाया था। हुआ ये कि घर के साइड से 11 पाइप्स निकले थे। ये 11 पाइप में से 7 पाइप मुड़े हुए थे और 4 पाइप सीधे थे। कोइंसिडेंटली घर में भी 7 औरतें थी और 4 आदमी थे। तो इस फैक्ट को बहुत उछाला गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बॉडीज की पोजीशन और पाइप्स की पोजीशन सेम थी। इनफैक्ट ये पाइप्स इतने फेमस हो गए कि लोग सिर्फ इन्हें ही देखने बुराड़ी आने लगे, जब तक उन्हें कुछ समय बाद कवर नहीं किया गया। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। प्लाईवुड की दुकान के कारण जो प्लाईवुड पर केमिकल लगे थे उसकी टॉक्सिक फ्यूम्स को निकालने के लिए वो पाइप लगे थे, आत्माओं के कारण नहीं। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो पाइप लगाए थे उसी ने पुलिस को बताया था। तो ये बात कि पाइप आत्मा को बाहर निकालने के लिए लगे थे, ये सिर्फ एक अफवाह थी। बहरहाल पुलिस छानबीन करती रही। इसी छानबीन में ललित की डायरीज मिली थी, जिनकी बात हमने पिछले एपिसोड में करी थी। उन डायरीज में जो लिखा गया था, जो हमने उस एपिसोड में सुना, ठीक उसी तरह से इस काम को अंजाम दिया गया था। इससे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ही साफ साफ साबित हो गया था कि यह सुसाइड केस ही है। ऐसा नहीं है कि मर्डर वाला एंगल एक्सप्लोर नहीं हुआ। उदाहरण के लिए मीडिया के अनुसार मर्डर का एक इम्पॉर्टेंट क्लू था कि फैमिली को सुसाइड ही करना था तो दरवाजा क्यों खुला छोड़ा, क्योंकि सुसाइड के टाइम कोई अंदर आ जाता तो उन्हें रुकना पड़ता, लेकिन दरवाजा खुला उन्होंने रात में छोड़ा था। इतनी रात को उस परिवार के घर कोई आता नहीं था, इसलिए सुबह दरवाजा खुला मिला था। शायद उन्होंने ये दरवाजा कुछ अपने रिचुअल के कारण खुला छोड़ा होगा। अगर आपको याद हो तो उस डायरी में आखिरी लाइंस में से कुछ ऐसी थी, अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी, उस वक्त घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना, मैं आकर तुम्हें उतार लूंगा और औरों को भी उतारने में मदद करूंगा। इससे काफी क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि इस परिवार को ये लग नहीं रहा था कि इस रिचुअल से ये मरने वाला है। पुलिस ने एक और चीज देखी कि परिवार के किचन में अगले दिन के नाश्ते का प्रिपरेशन किया हुआ था। तो इस परिवार को ये साफ साफ लग रहा था कि ये जिंदा बच जाएंगे। एक चीज पर ध्यान दीजिए कि नारायणी देवी जी, जिनकी बॉडी किसी दूसरे रूम में मिली थी, उनका मर्डर केस रजिस्टर हुआ था, क्योंकि वो सुसाइड खुद से नहीं कर सकती थी। वो दूसरे रूम में एक अलमारी के हैंडल के द्वारा स्ट्रैंगल की हुई मिली थी। इसे आंशिक फांसी भी कहते हैं। उनकी बॉडी पर लिगेचर मार्क्स मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि उन्हें किसने मारा। शक की सुई साफ साफ जाती है ललित पर, क्योंकि वो ही ऑर्केस्ट्रेटर थे। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ललित बाद में ही फांसी पर लटके होंगे। मतलब सबसे पहले उसने परिवार के बाकी सदस्यों को बांधने वगैरह में मदद की होगी। नारायणी देवी जी को एक दूसरे रूम में, जहां शायद उनकी आवाज बाकियों तक नहीं पहुंची होगी, उनकी सुसाइड में मदद की होगी और फिर खुद को मारा होगा। इस कारण से ये पूरा केस टेक्निकली मास सुसाइड का केस नहीं था, एक मर्डर भी था इस केस में। बाय द वे, पुलिस को तलाशी में एक रेस्टोरेंट का बिल भी मिला था। इससे पता चलता है कि इस परिवार ने 20 रोटियां मंगाई थी 200 रुपए देकर पास के एक रेस्टोरेंट से। यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि सिर्फ रोटियां ही मंगाई थी, सब्जी नहीं। ना ही उस रात घर पर कोई सब्जी बनी थी। ये जरा अजीब है, क्योंकि भारतीय परिवारों में सूखी रोटी खाते नहीं है। खैर, ये भी एक कंडीशन थी जो ललित ने डायरी में लिखी होगी। पुलिस ने जब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो धीरे धीरे फैमिली के रिचुअल प्रिपरेशन की कहानी खुलती गई। उस रात का घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला। 10 बजे भवनेश की वाइफ सविता और उनकी बेटी नीतू घर में स्टूल्स लाए। 10:15 बजे ध्रुव और शिवम, घर के 2 बच्चे, प्लाईवुड की दुकान से केबल्स लाते दिखे। 10:39 पर एक रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय ने घर पर 20 रोटियां डिलीवर करी और भवनेश ने बिल पे किया। 10:57 पर भवनेश उस परिवार के पेट टॉमी को घुमाने ले गए। 11:05 पर भवनेश ने बाहर दुकान के लॉक चेक किए और फिर अंदर घुसे। इस घटनाक्रम के बाद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक कुमार ने अपने स्टेटमेंट में काफी कुछ क्लियर कर दिया कि ये सुसाइड का मामला क्यों था। अंग्रेजी में उनका स्टेटमेंट ये था: We have found handwritten notes detailing how hands and legs are to be tied and are quite similar to the manner in which the bodies of 10 persons were found. They are exhaustive notes and we are studying them. So does this mean that Lalit was behind it all? Well, it is hard to know because he was in fact among the dead, hanging just like everyone else. So where does that leave us? Other evidence would come in that showed that there was a good possibility that the family had been convinced by Lalit to carry out a ritual together as a unit.
There was testimony from neighbors and CCTV camera footage that showed 2 other family members who were also among the dead purchasing the stools found at the scene and the cables used to hang them, as well as other assorted goods used in ritual prayers. And it was also found that on the evening of the deaths, the family ordered their dinner in, having it delivered to their house. In the light of all of this, police began to suspect that Lalit had somehow convinced them to take part in a mass ritual that involved taping their hands and legs, and that they had been planning it for some time. बाद में पुलिस ने तांत्रिक वाला एंगल भी एक्सप्लोर किया वैसे, कि शायद उनमें से किसी ने फैमिली को ऐसा करने की हिदायत दी हो। एक किसी बाबा को पकड़ा भी था, लेकिन वहां कुछ सबूत नहीं मिला था। 9 जुलाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की ओरिजिनल थ्योरीज काफी क्लियर हो गई। कोई फाउल प्ले नहीं था, कोई साइंस ऑफ स्ट्रगल नहीं थे, बॉडीज में पॉइजन वगैरह नहीं था। ये सब फांसी के कारण ही मरे थे, और नारायणी जी अलग से आंशिक फांसी और स्ट्रैंगुलेशन के कारण। सितंबर 2018 में इस फैमिली की जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई थी, उसमें भी ये सब कंफर्म किया गया था। रिपोर्ट का कंक्लूजन था, ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी स्टडी ऑन द डिसीज्ड, द इंसिडेंट वाज नॉट अ सुसाइड बट एन एक्सीडेंट दैट अकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ रिचुअल। None of the deceased had an intention to put an end to his or her life. उरारी की उस रात पर आज भी काफी भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें लगता है कि यह मर्डर था, लेकिन काफी क्लियर कट एविडेंस है कि इस फैमिली ने मास सुसाइड किया था। इट इज अ क्लियर केस ऑफ अ रिचुअल दैट वेंट रॉन्ग। ये केस भारत के लिहाज से थोड़ा अनोखा केस है। मैंने जब इस केस के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक चीज स्ट्राइक हुई। ये केस यूएस के एक पर्टिकुलर मास सुसाइड केस से काफी मिलता जुलता है, हेवेंस गेट सुसाइड। अगले एपिसोड में हम इस बारे में और बुरारी केस के बाद बचे खुचे परिवार का क्या हुआ, इस बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए।